मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 34 साल है। मेरी पत्नी साक्षी 28 साल की है और हमारे पहले बच्चे के छठे महीने में है। यह कहानी परिवार, सम्मान और उस समय की है जब लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी सुविधा वास्तव में कहां से आती है। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं थी। जब मैं 16 साल का था, मेरे पिता का देहांत हो गया और हमारे ऊपर भारी मेडिकल ऋण की जिम्मेदारी रह गई। मेरी माँ 2 शिफ्ट में चाय की दुकान में काम करती थी और मैं जैसे ही हो सका छोटे मोटे काम करने लगा। मेरी बहन रिया मुझसे 4 साल छोटी। जिंदगी थोड़ी आसान रही। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई खुद कमाई से पूरी की और अंततः एक अच्छी वित्तीय कंपनी में नौकरी पाई। जैसे जैसे मेरी कमाई बढ़ी, मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। 5 साल पहले मैंने अपनी माँ का सारा कर्ज चुका दिया और घर अपने नाम कर लिया। जब उनकी गठिया बढ़ी तो मैंने हर महीने उनके सभी खर्चों का वेतन दिया। जब रिया की शादी का रिश्ता अनिकेत से तय हुआ तो मैंने पूरी शादी का खर्च खुद उठाया, खुशी खुशी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मेरी सफलता बढ़ी, मैंने बदलाव देखा। उन्होंने मेरे समर्थन को हक समझ लिया, इसे तोहफा नहीं। यहाँ तक कि साक्षी के प्रति उनका रवैया भी मांगलिक हो गया। साक्षी सामान्य परिवेश से आती है और प्री स्कूल की शिक्षिका है। वह मीठी, समझदार और सभी के प्रति सम्मानजनक है। लेकिन पहले दिन से ही मेरी माँ और रिया यह संकेत देती रही कि वह मेरे लायक नहीं है, उनके काम और पैठ के कारण। गर्भावस्था ने ऐसी और स्थिति बिगाड़ दी। पिछली शनिवार को रिया और अनिकेत की शादी की पहली सालगिरह थी। मेरी माँ ने सेंट्रल दिल्ली के एक 5 स्टार रेस्टोरेंट स्पाइस गार्डन में डिनर का आयोजन किया। उन्हें पता था कि बिल मैं भरूंगा और यह उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम 6 बजे मेज पर बैठे। साक्षी ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, उनके गर्भ को खूबसूरती से दिखा रही थी। ऐसे रेस्टोरेंट में 8 लोगों का खाना आसानी से 80,000 के ऊपर हो सकता है। लेकिन मैंने माँ से कहा कि वो जो चाहे ऑर्डर करे। असुविधा तब हुई जब वेटर ने ड्रिंक्स ऑर्डर किया। साक्षी ने नींबू के रस के साथ सोडा मांगा। मेरी माँ ने चेहरा बनाया। ओह, अब मजेदार कुछ पी नहीं सकती। वह खुश होने का नाटक करते हुए बोली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने कहा, साक्षी, मैंने पढ़ा है कि सोडा बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। साक्षी ने विनम्रता से कहा कि उनके डॉक्टर ने इसे मंजूरी दी है। लेकिन रिया ने जोर देकर कहा, सावधान रहना चाहिए। माँ को अपने बच्चे के लिए बलिदान करना चाहिए। मैंने देखा कि साक्षी का जबड़ा कस गया। उसने सिर हिलाया और ऑर्डर बदल दिया। यह पहली गलती थी। सच्चा स्कैंडल तब फटा जब खाना आया। साक्षी ने झींगा वाला पुलाव लिया। आधा खाने के बाद अचानक वह थक कर बाथरूम जाने के लिए माफी मांगी। गर्भावस्था की उल्टियां कभी भी आ सकती है और वह हफ्तों से इससे परेशान थी। लौटकर वह ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन कहा कि उसे आराम चाहिए। तभी मेरी माँ ने सबके सामने कहा, साक्षी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो शायद तुम्हें बाथरूम में ही खाना चाहिए। यह रिया की खास रात है और हम पूरे तरीके से डिनर के लिए आए हैं। उस पर रेस्टोरेंट में ठंडी चुप्पी छा गई। अनिकेत के माता पिता शॉक्ड थे। मैं गुस्से को महसूस कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरी माँ ने दोहराया, गर्भवती महिलाओं को मेज पर नहीं बैठना चाहिए अगर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह सबको असहज बनाता है। तभी रिया खड़ी हुई क्रूर मुस्कान के साथ, माँ सही है, तुम इस स्थिति से सबको असहज कर रही हो। बेहतर होता कि घर पर रहती। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया और माफी मांगना शुरू कर दिया, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मेरी पत्नी उल्टियों से परेशान थी और उसे बुरे तरीके से टोका जा रहा था। मैंने गुस्सा नहीं किया, बिना चिल्लाए मुस्कुराया, उनकी ओर गया और हाथ बढ़ाया। चलो प्रिय, मैंने फुसफुसाया, घर चलते हैं। वह चौंकी और फिर राहत की सांस ली। मैंने उनका बैग और लाया गया केक लिया
और मेज की ओर कहा, आनंद ले, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। कार में साक्षी रो पड़ी। माफ करना दीपक, मैंने रिया की डिनर खराब कर दी। माफी मत मांगो, मैंने कहा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें घर ले आया, चाय बनाई और 10 बजे तक सो गई। फिर मैंने अपने ऑफिस में फ़ोन उठाए और कॉल करना शुरू किया। मेरी माँ और रिया नहीं जानती थी कि कोई भी धन आकाश से नहीं गिरता। हर ट्रांसफ़र, हर बिल, हर छोटा सुख मेरे ऊपर निर्भर था। अगर उन्होंने सोचा कि वह मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है और मेरा समर्थन लेते रह सकती है, तो उन्हें सख्ती से सीखना होगा। सोमवार सुबह मैंने माँ के खाते से ऑटो ट्रांसफ़र बंद कर दिए। बिजली और पानी के बिलों से अपनी क्रेडिट कार्ड अलग कर दी। बैंक को बताया कि अब मैं घर का लोन नहीं भरूंगा और घर बेचने के लिए रखा। रिया के लिए मैंने उनका संयुक्त खाता फ्रीज कर दिया, कार का बीमा रद्द कर दिया और कार्ड बंद कर दिया। मैं उस चाय की दुकान का मालिक हूँ जहाँ पहले मेरी माँ काम करती थी, और वही घर जो रिया और अनिकेत किराए पर ले रहे थे। मैंने दुकान बेचने और किराया बढ़ाने का फैसला किया। फोन पर मैसेज और कॉल की बौछार शुरू हुई। पहले शिकायतें, फिर आरोप कि मैंने ज़्यादा कर दिया। मैंने जवाब नहीं दिया। बुधवार सुबह मेरी माँ का कार्ड सुपरमार्केट में रद्द हो गया। डर कर उन्होंने फ़ोन किया, दीपक मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, बैंक कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सुलझाने की कोई बात नहीं है माँ, मैंने शांत स्वर में कहा। बस मैंने ट्रांसफ़र बंद कर दिए हैं। लंबी चुप्पी। फिर कैसे? क्या तुमने बंद कर दिया? क्या यह शनिवार की वजह से है? तुम मुझे सजा दे रहे हो? मैं किसी को सजा नहीं देता, मैंने कहा। बस अब मैं उनके जीवन स्तर का खर्च नहीं उठाऊंगा। अगले दिन रिया रोते हुए मुझसे गुहार लगाने आई, तुम परिवार छोड़ नहीं सकते? मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैंने कहा। बस अब पैसे नहीं देता। अगले कुछ हफ्तों में हकीकत ने दस्तक दी। मेरी माँ को छोटा फ्लैट लेना पड़ा, उन्हें सामाजिक मदद लेनी पड़ी और उनका मासिक बजट 30,000 रुपये से 12,000 रुपये हो गया। रिया और अनिकेत को छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा और रिया अतिरिक्त शिफ्ट में काम करने लगी। सबसे बड़ा बदलाव साक्षी के प्रति उनके रवैये में आया। अचानक उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू किया। मेरी माँ ने फूल और लंबा पत्र भेजा। रिया ने साक्षी के लिए बेबी शावर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन साक्षी ने शालीनता से परंतु सतर्कता से इसे स्वीकार नहीं किया। 6 सप्ताह बाद हम साक्षी के परिवार द्वारा आयोजित बेबी शावर में गए। शिष्टाचार के लिए मेरी माँ और रिया को आमंत्रित किया गया। साक्षी के परिवार, शिक्षक, नर्स, छोटे व्यापारी ने सभी का स्वागत गरिमा और सम्मान के साथ किया। मेरी माँ और रिया ने महंगे गिफ्ट दिए जिन्हें वास्तव में वह वहन नहीं कर सकती थी। पार्टी के बाद मेरी माँ ने मुझसे अकेले मिलने को कहा। तुमने संदेश साफ कर दिया, उन्होंने कहा। हमने साक्षी के साथ बुरा किया और हमें अफसोस है, लेकिन यह कब तक रहेगा? कब हम फिर से परिवार बनेंगे? हम पहले से ही हैं, मैंने कहा, लेकिन नई वित्तीय शर्तों के साथ। मुझे मुश्किल हो रहा है दीपक, फ्लैट छोटा है, इलाका खतरनाक। तुम वैसे ही जी रही हो जैसे अधिकांश लोग जो रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं करते, मैंने समझाया। आपातकालीन मेडिकल में मदद करूंगा, लेकिन और उनके जीवन स्तर का खर्चा नहीं उठाऊंगा। फर्क क्या है? सम्मान, मैंने कहा। बस गरिमा से व्यवहार किए जाने का अधिकार। 3 महीने बाद साक्षी ने हमारे बेटे अयान को जन्म दिया। मेरी माँ और रिया कुछ ही घंटों में अस्पताल पहुंची, गिफ्ट और प्यार के साथ। लेकिन मैं जल्दी ही उनकी वास्तविक मंशा समझ गया। वे उम्मीद कर रही थी कि बच्चा उन्हें फिर से मेरी आर्थिक मदद की ओर ले आए। व्यर्थ। वे अपने पोते से मिल सकती हैं, लेकिन वित्तीय संबंध पूरी तरह से टूट गया। मेरी माँ अब अपने नए मोहल्ले में खुश है। रिया और अनिकेत ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अब उनका रिश्ता मजबूत है क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद से बनाया।
सबसे महत्वपूर्ण, अब वे साक्षी के साथ सम्मान पूर्वक पेश आते हैं। कारण कोई भी हो, परिणाम स्पष्ट है। मेरी पत्नी को अब कभी बोझ के रूप में नहीं देखा गया। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे अपने फैसले पर पछतावा है? बिल्कुल नहीं। उस डिनर ने कई सालों के अनादर का अंतिम बिंदु था। मेरी पत्नी बेहतर के हकदार थी और मेरा बेटा ऐसे परिवार में बढ़े जहां उसकी मां का सम्मान हो। जब आप उदारता दिखाते हैं तो आप न्यूनतम समझ और विचार की उम्मीद करने के हकदार होते हैं। अगर लोग इसका सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें खुद पर निर्भर होना सीखना चाहिए। कभी कभी सबसे प्यारा कदम यह है कि उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतने दें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।